मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ का एफपीओ आ चुका है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये स्टार्ट होता है 18 अप्रैल से, एंड होता है 22 अप्रैल को। तो क्या आपने इस एफपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसी के साथ वोडाफोन आइडिया में आगे आने वाले पीरियड में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। वीडियो टोटल 2 पार्ट में, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहेगा कि जो एफपीओ से रिलेटेड है और अभी एंकर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ आई है वो देखेंगे, और साथ में उसके बाद देखेंगे कि एनालिसिस करके देखेंगे कि भाई क्या चीज़ें आगे हो सकती है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो एक तो वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। हो सकता है लंबा वीडियो है तो फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए, 1.25 से लेकर 1.5 की स्पीड में आपको समझ में आ जाएगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो को भी शेयर मत कीजिए, लाइक भी मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए मैं आपके साथ डॉली के सीक्रेट मसाला वाली चाय पीने नहीं आऊँगा। आप कहीं पे भी और बुला लीजिए, हम आ जाएंगे, लेकिन डॉली की सीक्रेट मसाला वाली चाय बिल्कुल भी नहीं। चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं जल्दी से, और मुझे उसके बाद कॉल करना है गेटू भैया को कि सब ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे 12 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया अनाउंस करता है कि हम लोग यहाँ पे 18,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला रहे हैं। तो ये किस तरीके से, ये इशू स्टार्ट होगा 18 अप्रैल को और एंड होगा 22 अप्रैल को, ठीक है। प्राइस बैंड 10 रुपये से 11 रुपये के बीच में, मतलब आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम लॉट साइज किस हिसाब से, तो 1298 इक्विटी शेयर से, वही 15,000 के आसपास का जो नंबर आता है वो आता है, ठीक है। 10 रुपये का यहाँ पे ये इसका फेस वैल्यू है, और टोटल जो इशू है ये 1636.4 इक्विटी शेयर्स यहाँ पे है। इशू साइज 18,000 करोड़ है, 100% बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इशू ब्रेकअप देख लीजिए, तो QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्स एंकर ये 20% है, 30% एंकर इन्वेस्टर है जिसके डिटेल्स अभी आ चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा। बाद में HNI कैटेगरी है जो मतलब 10 लाख से नीचे वाले हैं, और बाद में HNI कैटेगरी जो 10 लाख से ऊपर वाले जो 5% 10% के अंदर आते हैं। फिर RII रिटेल वाले सेगमेंट आता है, वो 35% का है। सब मिल के 100% और 1636.4 करोड़ शेयर्स ये टोटल यहाँ पे आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नंबर हम लोगों को फोकस करना है वो कुछ इस तरीके से, इक्विटी शेयर्स प्री इशू, मतलब अभी कितना है, यहाँ पे है 5,012 करोड़, इतने शेयर्स ऑलरेडी ये है। इसमें और 1636 करोड़ शेयर्स और ऐड हो गए, तो वो होने बाद इक्विटी डाइल्यूशन ओवरऑल यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25% की आपको आ जाती है। मतलब आपका बैठे बैठे यहाँ पे 11 रुपये में, 10 रुपये में जो भी मिलने वाला है, इक्विटी इन्फ्यूजन होने की वजह से आप लोगों का यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन होगा। अभी फंड्स कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर ये नया सेटअप करेंगे, जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको अपग्रेड करेंगे, नई नई साइट्स बनाएंगे, और उसके साथ 5G साइट्स भी यहाँ पे अपग्रेड करेंगे। तो ओवरऑल जितना भी पैसा है उसका 71% हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि अपने आप को नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए। अप्रोक्सीमेटली 12% ये हम हमारे जो स्पेक्ट्रम के ड्यूज है, DOT और GST वो जो पेमेंट करना है वो, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अप्रोक्सीमेटली पूरे 18,000 का 17% ये हम लोग कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको भी बता रहा था कि यहाँ पे 18,000 करोड़ का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया, इसमें कंपनी क्या बोलती है रिलीज के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलती है कि जब अनाउंसमेंट किया था ना वो टाइम पे बोलती है कि हम हायर एंड प्राइस बैंड जो 11 रुपए एट अ डिस्काउंट ऑफ 26% कंपेयर टू रिसेंटली अप्रूव्ड प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू टू प्रमोटर एंटिटी एट 14.87। तो जो इनका AB ग्रुप है, प्रमोटर है, ठीक है, कंपनी ने रिसेंटली प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए थे इस प्रमोटर ग्रुप को एट व्हाट प्राइस, अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए के पास में। तो हम लोग मतलब ऑलरेडी हमने पैसा ज़्यादा दे दिया और हम आपको देखो 11 रुपये में दे रहे हैं, बोलने का मतलब ये है। और इसके साथ ही एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% कंपेयर टू द लास्ट क्लोजिंग प्राइस ऑफ 12.95, मतलब 13 रुपये के पास था, हम लोग वहाँ से कम रेट में दे रहे हैं। अभी हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। एंकर इन्वेस्टर के अंदर कैसा है कि कंपनी जैसा जैसा हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा था, ये वाला जो एंकर इन्वेस्टर है 30% जो 491 करोड़ के पास में आता है, ठीक है, ये वाला जो सेगमेंट है इसके डिटेल्स आ गए। यहाँ पे 16 अप्रैल को अनाउंसमेंट हो जाती है। टोटल 74 एंटिटीज़ है। 74 एंटिटीज़ को यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि टोटल 11 रुपये में
₹11 का प्राइस है, ₹11 में ये टोटल पूरा के पूरा पैसा इनसे रेस करती है। तो 5,400 करोड़ ये जो एंकर इन्वेस्टर से रेस करना है कंपनी ने सक्सेसफुली यहाँ पे कर चुके हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड मतलब बुलिश केस एक्सपेक्ट करते हैं, ये टोटल 2 रीजन की वजह से। नंबर 1 रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि टैरिफ इंक्रीज होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ने भी इंक्रीज किए तो ये लोग भी इंक्रीज करेंगे। और नंबर 2 यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि AGR ड्यूज से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव सरप्राइजिंग न्यूज आ सकता है। तो चलिए हम लोग दोनों केसेस देख लेते हैं। तो टैरिफ इंक्रीज की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंपनी ने स्पेंड नहीं किया, तो मर्जर के बाद कंपनी ने अपना अप्रोक्सीमेटली 19% का मार्केट शेयर ये अपने कॉम्पिटिटर्स को लूज कर दिया। तो यहाँ पे अच्छा क्या एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे टैरिफ इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा, मतलब देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ इंक्रीज करेंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। रीज़न एकदम सिंपल है। देखिए, एक तो इनके नेटवर्क कवरेजेस के मतलब अभी वो जो स्पेंड करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, वो उससे मार्जिनल ही यहाँ पे मार्केट शेयर वो इंक्रीज कर सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जो 1/3 से थोड़े से ज़्यादा लोग हैं ना, ये लोग डेटा सेंसिटिव नहीं है, मतलब 4G 5G वाला काम नहीं, उनके 2G वाले, तो वहाँ पे ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं कर सकते। प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी भी है और उनको ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। तो इन अ नटशेल मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा और प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। तो ओवरऑल ऑपरेशनल ऑर्गेनिक ग्रोथ ये बहुत ज़्यादा नहीं, एबिटा ग्रोथ इतनी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो अगेन आपको पता है फिर मार्केट शेयर वो अपने कॉम्पिटिटर को लूज कर देंगे। तो यहाँ से तो हम लोग कोई पॉजिटिव चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो AGR ड्यूज वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा पेन पॉइंट। तो यहाँ पे कंपनी दिसंबर 2023 के हिसाब से कंपनी का जो टोटल ऑब्लिगेशन है ना 2,15,000 करोड़ इतना है, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ इनके जो डिफर्ड स्पेक्ट्रम ड्यूज है ये 58,000 करोड़ के पास में जो बाकी है। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है। अब हुआ क्या था, देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी मतलब वो सब चीज बोलिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बस आपको 10 साल के अंदर पेमेंट करना है। लेकिन फिर यहाँ पे कंपनी गई बोलती है कि करो, गवर्नमेंट भी जाके बोलता है, गवर्नमेंट को भी वोडाफोन आइडिया को मतलब जिंदा रखना है भाई, तू रहे, तो वो मिसलेनियस एप्लीकेशन वहां पे डालते हैं। गवर्नमेंट भी बोलती कि बॉस 10 साल के बजाय बॉस एक काम करो 20 साल कर दो, या आपको जो ठीक लगे वैसा सुप्रीम कोर्ट कर दो। सुप्रीम कोर्ट बोलती नहीं जमेगा। फिर इसके बाद में ये लोग वापस जाते हैं, फिर ये लोग बोलते हैं कि बॉस यहाँ पे क्लैरिकल और मैथमेटिकल एरर हो सकते हैं क्या कॉम्पिटिशन ऑफ AGR ड्यूज के अंदर, तो आप उसे रिव्यू कर लीजिए। तो जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि कोई डिस्प्यूट ये रेज नहीं किया जाएगा और कोई रिकैलकुलेशन भी हम लोग करने वाले नहीं है। फिर अब यहाँ तक कि अब जब सब चीज़ें हो गई, पिटिशन वगैरह सब हो गए, तो अब लास्ट वाला जो बाकी है ये है क्यूरेटिव पिटिशन। तो ये जो क्यूरेटिव पिटिशन है ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको चैलेंज करता है, ठीक है। ये लास्ट स्टॉप है। अब इसके पहले अच्छा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ इसके पहले ना रिलायंस इंफ्रा का भी एक केस हुआ था और दिल्ली मेट्रो का भी केस हुआ था जिसमें चीज़ें बदली थी। तो यहाँ से अगर कोई सरप्राइजिंग चीज़ आया ना तो फिर मौजा ही मौजा, ठीक है। और लेकिन ये जो चीज है ना ये बहुत बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं आया तो फिर अगेन मतलब आप उसके भरोसे चीज नहीं कर सकते। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे बैंक गारंटी ये जो है ना कंपनी को बहुत ज़रूरी है 2024 तक के, सितंबर 2024 तक के अरेंज करने की। तो इनका जो मोरेटोरियम पीरियड था मतलब अक्टूबर 2025 से लेके सितंबर 2026 तक के, तो वो अप्रोक्सीमेटली 24,750 करोड़ के पास में था। तो कंपनी मतलब ऑलरेडी देखिए 18,000 करोड़ का इन लोगों ने इक्विटी अभी रेस कर ली, ठीक है। ये जैसी करेंगे बैंक के पास जाएंगे बोलेंगे बॉस देखो हमारी इक्विटी बढ़ गई है, हमारा ओवरऑल सब चीज़ें पॉजिटिव में, तो प्लीज़ आप गारंटी दे दीजिए। और वो गारंटी लेके ये लोग फिर अरेंज करके सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम का क्या होता है ना, जो भी पीरियड होता है मतलब अक्टूबर 25 से लेकर सितंबर 26 के पीरियड का है, तो कम से कम बैंक गारंटी 13 महीने पहले देना बहुत ज़रूरी है। तो 13 महीने बोले तो यहाँ पे सितंबर 24 का पीरियड आ जाता है। परेशानी वाली चीज़ है अगेन, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ना बस अगर कंपनी यही चीज़ों में अगर फंसी रहेगी तो ऑर्गेनिक ग्रोथ कब करेगी, इनऑर्गेनिक तो भूल जाइए, ऑर्गेनिक ग्रोथ कब होगी। तो ये सारी चीज़ें आती है। और इसी के साथ अच्छा कहीं मैंने अभी पढ़ा था कि रिसेंट में लेट्स से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपनी ड्यूज़ है वो बोलती, जो AGR ड्यूज़ है, ठीक है, उसको वो बोलती कि एक काम करते इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको देना नहीं पड़ेगा इक्विटी, भाई रेदर देन हम लोगों को पैसा देने बजाय आप इक्विटी में कर दो। तो अगर ऐसा होता है, लेट्स अज्यूम वर्स्ट केस सिनारियो, जो मतलब मैंने थोड़ा जो पढ़ा उसके हिसाब से वर्स्ट केस सिनारियो, अगर गवर्नमेंट इंडिया 100% ये अपना कन्वर्जन कर देती, जो ड्यूज़ है आप मत दो इक्विटी में दे दो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 81% स्टेक गवर्नमेंट के पास चलेगा। इसके साथ जो प्रमोटर है उनके पास जो एग्जिस्टिंग स्टेक है उनका उसके बजाय 9% हो जाएगा, और जो नॉन प्रमोटर है उनका भी 9% हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब आप ये सारी चीज़ें मिला के यही समझ लीजिए परेशानियाँ कम नहीं है,
और आपके पास अगर नहीं है तो अननेसेसरीली ये टेंशन अभी से पाल के रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।